हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे। तो अगर आप सब हमारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो वन शॉट की इस सीरीज में हम फिर लेकर आ गए एक और चैप्टर आपके साथ। इस बार जिस चैप्टर को लेकर आए हैं उसका नाम है वेक्टर्स। हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि हम तो 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 100 के टारगेट के लिए तो एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही हो जाती है जितनी बाकी चैप्टर्स की है। तो इस चैप्टर्स की भी उड़ान भरते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर के साथ हम अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं, उसके साथ इसकी उड़ान भरते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। आखिर हमें वेक्टर्स चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर वेक्टर्स की, तो जो चैप्टर वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई वेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए। सपोज मानिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इधर हमने खींच दी एक जेड एक्सिस। क्योंकि अब ये जो वेक्टर है ये 3D में है, तो आपको तीनों एक्सिस की बात करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये तीन एक्सिस अगर हमने खींच दी, इन तीन एक्सिस को खींचने के बाद हमने एक पॉइंट लिया यहां, इस पॉइंट का नाम रखा पी। इस पॉइंट का नाम क्या रखा? पी। अब अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूं, तो यहां से जब ओरिजिन से मैं इसकी डायरेक्शन लूंगा, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन एक्स एक्सिस से भी होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन इसकी वाई एक्सिस से भी होगी, और कोई ना कोई डायरेक्शन इसकी जेड एक्सिस से भी होगी। और जब किसी पॉइंट को इन्हीं डायरेक्शंस में मार्क किया जाता है कि उसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, वाई एक्सिस से वो किस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस से वो किस डायरेक्शन में है, जब इस पॉइंट को उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मार्क किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो जब उन्हें उनकी वेक्टर, जब उन्हें उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मार्क किया जाता है, उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से बताया जाता है कि वो एक्स एक्सिस से किस तरफ है, कहाँ है, कितनी दूर है, वाई एक्सिस से किस तरफ है, कितनी दूर है, और जेड एक्सिस से किस तरफ कितनी दूर है। जब ये चीजें आपको बताई जाती है, तभी उसको क्या कहा जाता है? एक वेक्टर। यानी वेक्टर होती है किसी भी पॉइंट की ऐसी डायरेक्शंस जो उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? एक वेक्टर के बारे में। तो अगर एक वेक्टर आपको समझ आ गया कि वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी इंसान की पोजीशन, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब मेरी हर तरफ से कोई ना कोई डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है भाई। मिलने वाले तो मुझे किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, कहीं से भी मिलने आ सकते हैं। तो मेरे पॉइंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो सबके लिए सेम तो होगी नहीं, ठीक है। उस सबको मिलाकर जब मैं उन डायरेक्शंस के हिसाब से अपनी पॉइंट बताऊंगा, अपना पोजीशन बताऊंगा कि मैं कहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तभी उसको क्या कहा जाएगा? एक वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है एक्चुअल में? किसी भी पॉइंट के डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कहां पर बना हुआ है। तो इतनी बातें किसके बारे में पता होनी चाहिए आपको? एक वेक्टर के, कि आखिर एक वेक्टर होता क्या है। अब कोई भी वेक्टर दो पॉइंट से भी बन सकता है। जैसे मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर्स में, एक पॉइंट पी था, मैंने यहां पर एक पॉइंट जी लगा लिया। क्या लगा लिया? एक पॉइंट जी। और मैं पी से एक वेक्टर जी पे खींच दूं, मैंने पी से एक वेक्टर खींचा किस पर? जी पर। पी पॉइंट से एक वेक्टर किस तरफ खींच दिया? जी पॉइंट की तरफ। तो ये जो पीजी वेक्टर बना होगा, अगर आपको कभी ये पीजी वेक्टर चाहिए, तो आपको जी वेक्टर में से, यानी जी पॉइंट में से किसे घटाना पड़ेगा? पी पॉइंट को। हमेशा याद रखना, अगर दो पॉइंटों से मिलकर कोई वेक्टर बनाए तो बाद वाले पॉइंट में से माइनस कर दो पहले वाले पॉइंट को, आपको वो पॉइंट वेक्टर आ जाएगा। फॉर सपोज एग्जांपल मान लेते हैं, ले लेते हैं x1 y1
और ये Z1 है, और ये वाला पॉइंट X2, Y2 और Z2 है, तो जो PG हो जाएगा वो G माइनस P हो जाएगा। तो G X2 में से X1 जाएगा, तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1 I प्लस Y2 माइनस Y1J प्लस Z2 माइनस Z1K। इस तरीके से किसी भी पोजीशन वेक्टर को बनाया जा सकता है। यानी अगर दो पॉइंट से मिलाकर आपको, दो पोजीशन से मिलाकर आपको अगर कोई एक वेक्टर चाहिए, तो आप इस तरीके से उस वेक्टर को बना सकते हैं। जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से माइनस करके कौन सा पॉइंट, पहले वाला। तो बाद वाले पॉइंट में से अगर आप पहला वाला पॉइंट माइनस कर देते हैं तो बिड़ू लोग आपका वेक्टर बनके क्या हो जाएगा, तैयार। इस तरीके से आपका कोई भी पोजीशन वेक्टर बन सकता है। तो कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर बन सकता है तो और वेक्टर के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो चलिए और देख लेते हैं जरा वेक्टर की चीजें, कि आपको वेक्टर में क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अगर और वेक्टर की बात करें तो आपको आना चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके लिए कोई ना कोई वेक्टर लेना पड़ेगा। तो लेट, मैंने एक आर वेक्टर लिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मैंने एक आर वेक्टर ले लिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं इसका मैग्नीट्यूड। तो आर का मैग्नीट्यूड का मतलब है मॉड्यूलस लगा लो, ठीक है। इसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसी को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। यानी यहां पे हम आर वेक्टर का क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट लगाओ और उनके सारे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर जोड़ लो। सारे कोफिशिएंट्स के क्या ऐड कर लो, स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। आप उनके सारे स्क्वायर जोड़ लो, उनके सारे स्क्वायर जोड़कर आप रूट चढ़ा दो, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का क्या बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड। कि आखिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और कितना होगा, ये आप पता लगा सकते हैं। इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं तो चलिए देखते हैं जरा आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखना जरा, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आपसे कहा है इस वेक्टर का क्या बताओ, मैग्नीट्यूड। अब चलो भाई देखो, तो मैंने क्या करा, सपोज मैंने इसे ए वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया इसे, ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करने का मतलब क्या है, अंडर रूट करो और उनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर कर लो। मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। आपको मैंने बताया कि अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उनके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं अंडर रूट करके उनके स्क्वायर्स का क्या कर लो, सम कर लो। तो मैंने वही काम किया, मैग्नीट्यूड बनाने के लिए अंडर रूट करके उनके स्क्वायर्स का क्या कर लिया, सम कर लिया। तो अब उनके स्क्वायर्स का अगर सम करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। अब टोटल कैलकुलेट करें तो 13 और जुड़ जाएगा 8 4 12 और 50 62। ठीक है, यूनिट्स लिखना नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √62। कितना हो जाएगा, √62। आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो इतनी बात क्लियर है कि आप कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो यहां तक बात आ गई थी मैग्नीट्यूड तक। अब मैग्नीट्यूड अगर आप किसी भी वेक्टर का फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक आता है यूनिट वेक्टर। एक आपको वेक्टर के अंदर क्या निकालना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर। कि अगर मुझे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं उस वेक्टर को, उसका यूनिट वेक्टर कैसे बना सकता
हूं। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर डिनोट किया जाता है ए के ऊपर कैप लगाकर। अगर वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ए है तो उसे डिनोट किया जाता है ए के ऊपर क्या लगाकर, कैप लगाकर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। एक मिनट। तो ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड बनेगा, हेलो, तो अगर बात करें यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर को कैसे बनाया जाता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहां पर मेंशन कर देते हैं क्या क्या होता है। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। आपको पता है ये होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और बात करें इसकी, तो ये तो एक वेक्टर है। अब ये पॉइंट वेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है, एक वेक्टर है। तो मतलब अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर बनाना है तो आप वेक्टर को डिवाइड कर सकते हो उसके किससे, मैग्नीट्यूड से। अगर आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या बन के आ जाता है, यूनिट वेक्टर। तो यहां से आपको एक और बात क्लियर हुई कि अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमें वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी के साथ अ, देखते हैं जरा एक क्वेश्चन। अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। तो यहां अगर आपको ध्यान से देखें, आप लोग अगर यहां मेरी बात को सुनकर बड़े प्यार से देखें और समझें, तो आपको पता है कि हमें यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर तो हमारे पास है 2i प्लस जे प्लस 2k। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो पहले मैंने इसका क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने अभी अभी सिखाया, 2 का स्क्वायर कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर लो, और यहाँ पे तीसरा कोफिशिएंट भी क्या है, 2 स्क्वायर। 4 4 8 और 1 9। रूट 9 कितना होता है, 3। रूट 9 कितना होता है, 3। अब सपोज आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, वेक्टर को डिवाइड कर दो किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को हमेशा किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। तो अगर आप यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेक्टर क्या था, 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 3। अब आप इसे आंसर को ऐसे नहीं छोड़ के आ सकते, क्यों, क्योंकि i एक अलग डायरेक्शन है, j एक अलग डायरेक्शन है और k एक अलग, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन है। और ऐसा करने से ये ऐसा लगेगा कि ये कंबाइंड डायरेक्शंस हो गई हैं। कंबाइंड डायरेक्शंस नहीं होती, तो आपको पहले एलसीएम को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इस 3 को सबके नीचे अलग करना पड़ेगा, i के साथ अलग करना पड़ेगा, j के साथ अलग करना पड़ेगा और k के साथ अलग करना पड़ेगा। तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, क्या तैयार हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, क्या तैयार हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3k। और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अपने ही वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से क्या कर ले, डिवाइड कर ले। उस तरीके से आप यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, तो जरा ध्यान से पढ़ना। सॉरी।
फाइंड अ वेक्टर, हमसे कह रहा है एक वेक्टर फाइंड करो, हमसे एक वेक्टर फाइंड करा रहा है जो कि इसकी डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। हमसे कह रहा है एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो इसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में जाता हो, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता हो, और उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स का हो। उसका मैग्नीट्यूड कितने यूनिट्स का हो? 7 यूनिट्स का। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इस ए वेक्टर को यहां मान लिया। हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसी की डायरेक्शन में जाता हुआ वेक्टर बताओ, तो मैंने उसको बी वेक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया? बी वेक्टर। तो कह रहा है ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर जा रहा है, उसका यूनिट वेक्टर बनाओ। ए की डायरेक्शन में कौन जा रहा है? बी वेक्टर जा रहा है। हमसे इस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मांगा है, तो आपको पता होना चाहिए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आपको यूनिट वेक्टर बी का बनाना है तो बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब अगर बात को गौर करके समझे तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, जिस वेक्टर को हमें फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 7। अब ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बी यूनिट वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू बी वेक्टर। यही बी वेक्टर तो आपको चाहिए, फाइंड अ वेक्टर, आपको यही वेक्टर चाहिए। अब इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रखा है? 7। पुट कर लिया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 दे रखा था, वो पुट कर लिया। अब होता क्या है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं, अगर कभी भी आपको दो वेक्टर कैसे दे रखे हो? सेम डायरेक्शन में, एक चीज बिल्कुल कंफर्म 100% याद रखना आप, कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स सेम हो जाते हैं। उनके यूनिट वेक्टर्स क्या हो जाते हैं? सेम। मतलब मैं कह सकता हूं जो ए का यूनिट वेक्टर होगा वही किसका यूनिट वेक्टर होगा? बी का। और मुझे बी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो अगर मुझे बी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं किसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं? ए का। तो अगर मैं ए का निकाल लूंगा तो उसी को मैं बी का मान लूंगा। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लगाया मैंने, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लगाया। ए वेक्टर मुझे दिया हुआ था i-2j अपॉन मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड √5 आ जाएगा, तो एलसीएम ब्रेक कर लूंगा, ए यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1/√5i -2/√5j। और ये जो ए यूनिट वेक्टर है, यही ए यूनिट वेक्टर काम करेगा किसका? बी यूनिट वेक्टर का। यही ए यूनिट वेक्टर किस यूनिट वेक्टर का काम करेगा? बी यूनिट वेक्टर का। तो ये बी यूनिट वेक्टर की जगह पुट हो जाएगा, तो बी वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7, और बी यूनिट वेक्टर की जगह वो पुट हो जाएगा 1/√5i -2/√5j। अब इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बी वेक्टर हो जाएगा 7/√5i -14/√5j। इस तरीके से आप उस वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे तो मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में जाने की वजह से यूनिट वेक्टर सेम हो जाते हैं, तो आपको जब यहां यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो यूनिट वेक्टर आप वही इस्तेमाल करोगे जो वेक्टर आपको दिया हुआ है, आप उसी का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करोगे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको जो वेक्टर दिया हो उसका यूनिट वेक्टर निकालना और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना। आपको जो भी वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना और उसका यूनिट वेक्टर निकालना, और उसके यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा हो उससे क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ऑटोमेटिक आपका वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, आखिरकार आके तो आपको यही करना है ना, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई। तो सीधा कर सकते हो, जो भी वेक्टर दिया उसका यूनिट वेक्टर बनाओ और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेक्टर बन के क्या हो जाएगा? तैयार। आपका वेक्टर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर ले। अब अगर बात करें, चलो अगर अब बात करें हम, तो हम कहां पढ़ रहे थे? यहाँ। तो यहां हमने यूनिट वेक्टर कंप्लीट कर लिया। तो यूनिट वेक्टर अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो चलो
आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं आगे क्या टॉपिक आता है। तो आगे आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या आता है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कि अगर आपको दो वेक्टर्स आपस में ऐड करने हैं तो किस तरीके से आप दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दो वेक्टर्स ऐड करने हैं तो बताओ कैसे करोगे, तो आप क्या करो, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू, ऐसे दिया जाए सपोज आपको, आपसे कहा जाए दोनों वेक्टर्स को ऐड करके बताओ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स क्या कर लो, ऐड। तो आप ए वेक्टर को अगर ऐड करोगे बी वेक्टर से तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मांगा है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि आपसे मांगा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसी तरीके से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे माइनस 3k, इसको ऐड कर लो -i प्लस 2j प्लस 5k में। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब यही हुआ, दोनों को आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2i माइनस आई हो जाएगा, माइनस जे प्लस 2k प्लस जे हो जाएगा, -3k प्लस 5k 2k हो जाएगा। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरीके से आप कर सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब सिंपल है कि आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं हमरे बिड़ू लोग हैं, उन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या करना है, ऐड। तो आई को आई से ऐड कर लो, जे को जे से और के को के से। तो इतना ही सिंपल है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पता होना चाहिए, एक आपको आना चाहिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक क्या पता होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि कैसे आप किसी भी वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर तो ऊपर मैंने ले ही रखे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके सीधा देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर मैंने ऊपर ले ही रखे हैं, 2i माइनस जे माइनस 3k माइनस आई प्लस 2j प्लस 5k। इस तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर्स में होता है, ऐड हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर में बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर। 2i माइनस माइनस आई तो ये ऐड हो जाएंगे 3i, माइनस जे माइनस 2k माइनस के 3k, -3k माइनस 5k माइनस ओ 3j और माइनस के 8k। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बहुत इजी टॉपिक्स हैं। आपको दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो दोनों वेक्टर्स को लिखो, बीच में प्लस लगा लो ऐड करना है, वरना दोनों वेक्टर्स को लिखो और बीच में माइनस लगा लो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर रही होंगी। अगर इतनी बातें क्लियर है तो ये देखो, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बढ़िया सवाल। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपसे तीनों वेक्टर्स का क्या मांगा है, सम मांगा है। आपसे तीनों वेक्टर्स का क्या मांगा है, सम। तो तीनों वेक्टर्स का सम का मतलब क्या है, आपसे मांगा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो तीनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो ऐड कर लो, आई माइनस 2j प्लस के प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस आई माइनस 6j माइनस 7k। तीनों को आपस में ऐड कर लो। तो अगर तीनों को आपस में ऐड करते हो तो तीनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, आई -2i प्लस आई, तो ये 0i हो गया, -2j प्लस के 4j तो प्लस के 2j, प्लस के 2j माइनस के 6j माइनस के 4j, क्या बचेंगे, माइनस के 4j, के 5k 6k, 6 में से 7k जाएंगे, एक मिनट, के और 5k 6k हो गए ना, 6k में से 7k माइनस होंगे तो ये माइनस के k बचेंगे। तो ये बच जाएगा एडिशन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके 0i माइनस 4j माइनस के। तो ये आंसर आ जाएगा तीनों वेक्टर्स का
एडिशन। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, तीनों वेक्टर्स का एडिशन। तो आई होप इतनी बातें भी क्लियर रही होंगी। तो यहां तक यूनिट वेक्टर तक हम पढ़ चुके हैं। चलो इसके आगे चलते हैं जरा। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब मल्टीप्लीकेशन की बारी आती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया तो किसकी बारी आती है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन दो तरीके की होती है, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, एक क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक तरीके की मल्टीप्लीकेशन है दो वेक्टर्स की। अगर आपको एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी दिया हुआ है और आपको उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेट ए वेक्टर हमने मान लिया आई प्लस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर हमने मान लिया 2i प्लस जे माइनस 3k। हाँ ये नहीं ले रहे, 2i माइनस जे प्लस 3k। और आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, यानी डॉट प्रोडक्ट। यानी आपको क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको चाहिए दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, आपको क्या चाहिए, दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, एक वेक्टर को लिखेंगे और डॉट में दूसरे वेक्टर को लिख लेंगे 2i माइनस जे प्लस 3k। आई की आई में मल्टीप्लाई, जे की जे में और के में। तो आई की आई में होगी 1 हो जाती है 2, जे की जे में होगी तो 1 की -1 में -1, के की के में होगी तो -1 की +3 में -3। और इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होती है, आई की आई में हो जाती है, जे की जे में और के की के में। तो कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए कहा जाए तो आपको बस सिंपली क्या करना है, आई की आई में, जे की जे में और के की के में कर लेनी है। इस तरीके से करने से आपकी डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपकी डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो यही डॉट प्रोडक्ट में ना एक फॉर्मूला आता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ना बराबर होता है। अच्छा चलो ऐसे नहीं लिखवाते, ऐसे ही लिखवा देते हैं जैसे लिखवाया जाता है वो। चलो, एक फॉर्मूला आता है cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये एक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। ये फॉर्मूला किसका होता है, डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसी में ना दो कंडीशन बनती हैं। अगर एंगल आपस में ये परपेंडिकुलर हो गए, अगर दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की कंडीशन बनती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन बनती है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो यहां पैरेलल की कंडीशन बनती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो अपने मैग्नीट्यूड्स के बराबर होंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दो कंडीशन बनती है, एक परपेंडिकुलर की और एक पैरेलल की। अब ये जो परपेंडिकुलर की कंडीशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर की कंडीशन हमेशा याद रखना, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर दिए जाते हैं तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। सीधी सिंपल बात है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। बाकी फॉर्मूला यही होता है cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, चले भाई। हाँ भाई खिलाड़ियों, तो इतनी बात हमें पता चली वेक्टर के बारे में। अब वेक्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, बहुत जरूरी सवाल जी भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ना जरा क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कह रहा है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ए वेक्टर का भी और बी वेक्टर का भी, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। चलो
सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो मतलब इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो कहीं कहीं डॉट प्रोडक्ट ना लिख के कहीं कहीं कहां लिख क्या लिख देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का, तो स्केलर प्रोडक्ट दे रखी है मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखी है कितनी? 9/2। हमसे कह रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ। हमसे कह रहा है दोनों का क्या बताओ? मैग्नीट्यूड। देखो ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़े थे, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos थीटा क्या किसके बराबर होता है? दोनों के डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अब दोनों के डॉट प्रोडक्ट और नहीं, एंगल ही क्या दे रखा है? एंगल ही दे रखा है 60 डिग्री। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या दे रखी है? 9/2। अब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है तो जहां बी का मैग्नीट्यूड है वहां मैंने ए का ही लिख दिया। बी के मैग्नीट्यूड को भी क्या लिख दिया? ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और ये 9/2 है। और मैग्नीट्यूड ए हो गया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, इधर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर +-3 हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? +-3। और क्वेश्चन में क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो जो ए का मैग्नीट्यूड है वही किसका मैग्नीट्यूड है? बी का। तो आ गए दोनों के मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, आ गए दोनों के मैग्नीट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस तरीके से इसे किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर डॉट प्रोडक्ट कैसे हो सकती है। अगर वेक्टर्स दिए जाएं तो डॉट प्रोडक्ट आप सिंपल कर लो, आई की आई में, जे की जे में और के की के में। और अगर आपको उसमें नहीं दिया जाता, फॉर्मूले के रूप में क्वेश्चन आता है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर रही होंगी। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने आपको कहां तक पढ़ा दिया? चलो, एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, इसे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। If the vectors a and b are mutually perpendicular, if magnitude of a equals to magnitude of b, then find the value of y। किसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है? y की, जबकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। सबसे पहले कहा है ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। अभी अभी बताकर आए हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लें जरा, कर लें भाई दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। 3i प्लस एक्स जे की मल्टीप्लाई 2i प्लस जे प्लस 4, नहीं y के 0 के बराबर है। तो 3 की 2 में होगी 6, x की 1 में होगी x, और क्योंकि यहाँ k नहीं है तो k नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, k बचेगा ही नहीं, इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -6। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -6। अब क्वेश्चन में दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, a और b का, और a और b के मैग्नीट्यूड बराबर है तो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। x की जगह क्या रख सकता हूं मैं? -6, अभी अभी निकाला x की वैल्यू। तो -6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। ये आ जाएंगे 5 हो जाएंगे, 40 हो जाएगा। 5 घटेंगे तो 9 में से, 9 में से 5 जाएंगे, 4 हो जाएंगे, y स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो y की वैल्यू ±√40।
अब इसे करना चाहो तो 40 के फैक्टर कर सकते हो, 20, 10, 5 करके मतलब फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, 4 × 10 आएगा तो वो बचेगा 2√10, वरना आप y को यहां भी छोड़ सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, +-40, √40 +-√40। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, तो आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में क्या फाइंड करो, एंगल। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, कि जी भैया cos थीटा जो होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है। हाँ जी पढ़ा। तो चलो एक एक करके वैल्यू निकाल लो। तो निकाल लें, तो जी cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि एंगल तो हमसे मांगा है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं तो यहाँ पे पुट कर लो। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, डॉट बी वेक्टर क्या दे रखा है, आई माइनस जे प्लस के। अब आपको चाहिए नीचे इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी, तो जी बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा आई की आई में 1, जे की जे में -1 और के में 1, और नीचे बनेगा √3 इंटू √3। 1 से 1 काट दो तो cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा इक्वल्स टू 1/3। थीटा ऐसी रहने दो, cos को उधर ले जाओ, थीटा को ऐसी रहने दो, cos को उधर ले जाओ, तो cos उधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। तो मतलब एंगल कितना आ गया, तो एंगल आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। तो ये आपका एंगल आ जाएगा इन दो वेक्टर्स के बीच में। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3। तो इस तरीके से आप अगर आपसे एंगल का कोई क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, आपसे एंगल मांगता है, तो इस तरीके से सॉल्व करके आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर रही होंगी। अब इतनी चीजें अगर क्लियर रही तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये यहां तक डॉट प्रोडक्ट तक बात हो गई। अब अगर डॉट प्रोडक्ट तक बात हो गई तो एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन का दूसरा मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर ए और बी हैं, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए है आई प्लस जे प्लस के, एंड आपके पास एक बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के, और आपको इनका क्रॉस करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट डिनोट किया जाता है ऐसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्रॉस डिनोट किया जाता है मल्टीप्लाई का साइन लगा के, डॉट प्रोडक्ट डिनोट किया जाता है डॉट लगाकर। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं, पहली लाइन में आई जे के लिख लो, फिर ए के कोफिशिएंट, वेक्टर ए के कोफिशिएंट 1 1 1, फिर वेक्टर बी के कोफिशिएंट 1 - 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो भी बनता है वही आपका वेक्टर हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2i बनेगा, माइनस जे रखेंगे तो माइनस के 0 जे, और प्लस का के रखेंगे तो -1 - 2 के। तो ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो जाता है, किससे, डिटर्मिनेंट के तरीके से। यानी डिटर्मिनेंट का मेथड अप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे क्वेश्चन ये दिया है, इफ ए एंड बी, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखे हैं, आपसे कहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनाने के लिए मैंने आपको सिंपली बताया, डिटरमिनेंट बनाओ, आई जे के लिखो, और 2, जे नहीं है तो 0, के 3 है, दूसरे वेक्टर में आई 4 है, जे 1 है, के 1 है। अब इस वेक्टर को आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, आई ब्रैकेट, इसे ढक दो, इसे ढक दो, इसकी मल्टीप्लाइज में, इसकी मल्टीप्लाइज में -3 बन जाएगा, माइनस जे ब्रैकेट, इसे काट दो, इसे काट दो, इसकी मल्टीप्लाइज में, इसकी मल्टीप्लाइज में, तो 2 - 12 -10 बन जाएगा, और प्लस के, इसकी मल्टीप्लाइज में, इसकी मल्टीप्लाइज मतलब इसे काट दो, इसे काट दो, इसकी मल्टीप्लाइज में, इसकी मल्टीप्लाइज में 2 बन जाएगा। तो आपका वेक्टर बन के आ रहा है -3i + 10j
प्लस 2k, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप किन्हीं दो वेक्टर्स की क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर टॉपिक आसान है, चैप्टर आसान है, बस आपको उसे प्यार से समझना और पढ़ना है। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक लास्ट जो वेक्टर्स में आता है वो है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन होता क्या है, तो जी प्रोजेक्शन होता है, मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये आपके पास वाई एक्सिस है, और यहां पे एक ए वेक्टर है। इस वे ए वेक्टर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो यहां इसे बी वेक्टर मान लो। ए वेक्टर की एक्स एक्सिस पर जो परछाई गिरती है, ठीक है, ए वेक्टर की जो एक्स एक्सिस पर परछाई गिरती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। यानी ए वेक्टर की एक्स एक्सिस पर गिरने वाली परछाई, या कह लो गिरने वाली शेडो, या कह सकते हो जब ये ए वेक्टर पूरा आके यहाँ नीचे मिल जाएगा, ठीक है, तो जो परछाई है वो परछाई को ही क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन। उसी को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अगर आप ए वेक्टर की प्रोजेक्शन किस पे निकालें, बी पे। ए वेक्टर की प्रोजेक्शन किस पे निकालें, बी पे। तो फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर और बाद में बी यूनिट वेक्टर, या फिर इसे ऐसा कह लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाद वाले का मैग्नीट्यूड, दोनों की डॉट प्रोडक्ट और बाद वाले का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से कह सकते हैं। बाकी अगर प्रोजेक्शन ए की बी पे ना डल के बी की ए पे डले, तो अगर बी की ए पे डलती है तो बी की ए पे प्रोजेक्शन डलने का क्या मतलब हुआ, तो बी की ए पे डलने का मतलब हुआ दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और बाद में कौन है, ए है, उसका मैग्नीट्यूड, बाद वाले का मैग्नीट्यूड। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट और बाद वाले का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो हमसे कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर की प्रोजेक्शन हमसे किसके ऊपर मांगी है, बी वेक्टर के ऊपर। तो जब ए वेक्टर की प्रोजेक्शन हमसे बी वेक्टर के ऊपर मांगी है, तो फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अपॉन बाद में कौन है, वेक्टर बी है, तो उसका मैग्नीट्यूड। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और साथ ही साथ क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड। तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों को लिख लिया, 7i प्लस जे माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रही है, बी वेक्टर के साथ, 2i 2i प्लस 6j प्लस 3k, अपॉन में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड बी का। तो बी का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी तो आई की आई में, जे की जे में प्लस के 6, के की के में माइनस के 12, और नीचे अगर अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, 36 और 9, 4, 36 और 9। नीचे 49 बन रहा है, जो 7 होता है, ऊपर बन रहा है 14 में से 12 टू 8, तो ये आंसर आ रहा है 8/7। तो क्या आंसर आ जाएगा, 8/7। इस तरीके से आप प्रोजेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वेक्टर चैप्टर में इतने ही टॉपिक है। मिसलेनियस के दो एग्जांपल्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, लास्ट एग्जांपल और उससे ऊपर वाला। ठीक है, तो उन दोनों एग्जांपल्स को और जरूर पढ़ के जाना। साथ ही साथ मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो उसमें क्या रखा है कि एक वेक्टर है
वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और उसमें सी डॉट डी प्रोडक्ट 15 दे रखी है, उस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाएं। और अगर इतना करके आप जाते हैं तो यहां वेक्टर की आपकी तैयारी क्या हो जाती है, कंप्लीट। वेक्टर में इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आई होप आपको वेक्टर्स पूरा क्लियर रहा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर वेक्टर, और फिर मिलेंगे अगली किसी चैप्टर के साथ इसी वन शॉट की सीरीज में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।